सपने करियर ब्रेक से मर जाते हैं। आज की गेस्ट ने प्रूफ किया है सपने सिर्फ वेट करते हैं और फिर डबल स्पीड से सच होते हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर, जहां हम लाते हैं असली कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा सक्सेना, जो कि एक प्रोफेसर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोफेसर वर्क कर रही हैं। इनकी जर्नी कानपुर से शुरू हुई, कोलकाता, महाराष्ट्र और दिल्ली से होते हुए कनाडा तक गई और आज ये 15 ईयर से एजुकेशन फील्ड में है। ये एक अच्छी सिंगर, स्विमर और एक 7 इयर्स की डॉटर की सुपर मॉम भी हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर सक्सेना से और उनसे करते हैं खूब ढेर सारी बातें और उनके एक्सपीरियंस और उनकी सोलफुल जर्नी सुनते हैं। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सक्सेना। थैंक यू सो मच। तो सक्सेना जी, आपसे जैसी बातें हुई कि आप कानपुर से, बेसिकली आप कानपुर से बिलोंग करते हो और आप अभी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली डॉक्टर सक्सेना नहीं चाहती हैं कि वो अपने कॉलेज का नाम रिवील करें, सो दैट्स व्हाट वी आर नॉट रिवीलिंग द कॉलेज नेम, बट या। सो डॉक्टर सक्सेना, आप जरा अपने बैकग्राउंड बताइए, आपका बचपन कैसा रहा और फिर आप अपने बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। कानपुर, जैसा हम सबको पता है, एक समय का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था उसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी उस समय। तो बेसिकली मेरी शुरुआत वहीं से हुई और चूंकि पापा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे और वो जो कि एक ट्रांसफरेबल जॉब है, इस वजह से हम कानपुर से सबसे पहले कोलकाता शिफ्ट हुए। तो कोलकाता मैं मुश्किल से 4 या 5 महीने की रही होंगी जब हम लोग कोलकाता शिफ्ट हुए थे। अच्छा। तो मेरा मैक्सिमम टाइम एजुकेशन का, अपब्रिंगिंग का कोलकाता में ही बीता। और हम सबको पता है कोलकाता एक कल्चरल सिटी है, जहाँ पे लोगों को उनके कल्चर के बारे में बहुत कॉन्शियस है वो। तो वहीं से मेरी पर्सनालिटी काफी कुछ वहीं से डेवलप हुई, इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हुआ टुवर्ड्स बिसाइड्स एजुकेशन, अपने आप को किसी ना किसी एक एस्पेक्ट में, कल्चरल एस्पेक्ट में, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, मैं अपने को अटैच करने का। तो वहीं से मैंने स्विमिंग सीखी, वहीं से मैंने और एक खास बात ये है, चूंकि पापा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, तो हम हर स्टेट के लोग, हम एक एस्टेट में रहते थे। तो वहीं से एक इच्छा डेवलप हुई, जहाँ पे हम किसी भी भाषा के लोगों, किसी भी भाषा के लोगों के साथ हम आराम से एडजस्ट कर लेते थे, चाहे वो मलयाली हो, चाहे वो महाराष्ट्रियन हो, चाहे वो बंगाली हो। तो और उन्हीं के साथ पढ़ना, उन्हीं के साथ खेलना, इन्हीं सब वजहों से हम किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली अडॉप्ट कर लेते अपने को। बहुत अच्छा। मैंने बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ और उन बच्चों के साथ आप खेला करती थी। तो मतलब उस टाइम पे फिर आपने कुछ नई लैंग्वेज, कुछ नया सीखा, जो अलग कल्चर। बिल्कुल। चूंकि एक साइकोलॉजिकली एक जानी बात है कि जब आप बचपन से कोई चीज को सीखते हैं तो आप जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी से ग्रास्प कर लेती हैं। तो उस वजह से मैंने बंगाली, मेरी बहुत फ्लुएंट बंगाली है। मतलब इनफैक्ट जो बंगालीज जो कलकत्ता से बाहर जा चुके हैं, उनकी भी बंगाली मेरे सामने फेल हो जाती है। तो वो समझ नहीं बंगाली में सुनेंगे हम। जी बिल्कुल सुनिएगा। तो गाना भी गाती हूँ मैं बंगाली में। तो ये एक भाषा, ये एक फायदा हुआ, क्योंकि मैं जिस स्टेट में मैंने ट्रैवल किया, वहाँ की भाषा को मैंने पिकअप किया। और चूंकि ये सब मेरे बचपन से लेके टीनेज तक का सफर था, तो कलकत्ता में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, और फिर इसी तरीके से एक्चुअली आपका इंटरेस्ट भी होगा लैंग्वेज को लर्न करने, अपने आप डेवलप हो गया। जब हमारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो डिफरेंट भाषा बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका भी इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को उनके साथ देखना चाहते हो। तो अगर आप उनके जैसे नहीं बन पाओगे तो उनकी जगह पर नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए लैंग्वेज को पिकअप करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत अच्छा मनीषा जी। तो आपने जैसे बताया कि आपका जो बैकग्राउंड था, आपके जो फादर थे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, तो मतलब वो एक कैसा कल्चर था, आपके घर का माहौल कैसा था उस टाइम पे? एक ब्लेंड था।
मतलब एजुकेशन भी लेनी है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आपको इंटरेस्ट लेना है, और आपको सब लोगों के साथ मिलकर रहना है। ये एक जो कल्चर मैंने देखा, क्योंकि मेरे फादर डिफेंस बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, तो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से हम लोगों की अपब्रिंगिंग हुई है, और वो चारों तरफ था, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं था कि हम कुछ इस तरह के एनवायरनमेंट में, बिल्कुल हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं, ऐसा हमको लगा नहीं कभी। वो इनबाइड हो गया, वो हमारे खून में अपने आप ही आ गया। हाँ, तो ये एक फायदा था हमारे हम लोगों को, जब हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोगों के साथ ही उठते बैठते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे बहुत ही, जैसा आपने कहा कि एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में आपकी अपब्रिंगिंग हुई, तो उस टाइम पे मतलब कैसा था? आपकी मॉम ज्यादा स्ट्रिक्ट थी या डैड ज्यादा स्ट्रिक्ट थे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। स्ट्रिक्टनेस हमारे यहाँ थी ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो एक अच्छी एजुकेशन ले, एक कल्चरली डेवलप्ड फैमिली और एनवायरनमेंट में वो मतलब उनकी अपब्रिंगिंग हो, तो वो एनवायरनमेंट मिला, तो कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी कि उनको, वो एक मतलब डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में आप बचपन से थे, तो वैसा भी आपको लगा ही कभी नहीं, और पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं। तो मनीषा जी, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन कानपुर से हुआ, उसके बाद आपने पीजी महाराष्ट्र से किया, अमरावती यूनिवर्सिटी से, ओके। आफ्टर दैट अगेन आपने पीजीडीएम किया, तो आपने मैनेजमेंट से पीजी किया, फिर आप एचआर पे मूव हुई। तो मतलब इस चेंज के पीछे क्या था? आपका इंटरेस्ट जो था वो डिफरेंट तरीके से डेवलप हुआ, या फिर मतलब क्या रीजन था कि आप मैनेजमेंट से सीधे एचआर? नहीं, मैनेजमेंट तो था ही, मैं एमबीए ही कर रही थी, पर स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग था। और हम लोग उस स्टेज में रहते हैं उस समय जब हमें क्लियरली पता नहीं होता है कि क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो हम सब जगह हाथ पांव मारते हैं, जहाँ कुछ अच्छा समझ में आ जाए, जहाँ से कुछ अच्छी एडवाइस मिल जाए, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो एमबीए करने के बाद, मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करने के बाद, मुझे लगा कि अगर एचआर में भी कुछ एक डिप्लोमा, बेसिकली डिप्लोमा था 1 साल का, तो वो कर लेते हैं, तो शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में थोड़ी ज्यादा हमें मिल जाए। तो इसी ऑब्जेक्टिव से, और एज थी, टाइम था उस समय, तो एक और चांस हमने ले लिया, और इस तरीके से एक एचआर का भी एक डिप्लोमा लिया। लेकिन इंटरेस्ट जब पढ़ा बहुत डीपली उस सब्जेक्ट को, तो इंटरेस्ट एचआर में ही ज्यादा डेवलप हुआ। अच्छा, लगा वो दिल के काफी करीब है, तो मतलब ज्यादा इंटरेस्ट आपका एचआर में है। तो अभी आप एज ए प्रोफेसर हो, तो आपका मतलब क्या है? आप किस सब्जेक्ट को टीच करती हूँ? अभी मैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट को ही हैंडल करती हूँ, और चूंकि बिजनेस और मैनेजमेंट एक बहुत वास्ट एरिया है, तो एज सच कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग स्पेशलाइजेशन नहीं करते हैं टीचिंग में। तो उससे जनरल मैनेजमेंट से एसोसिएटेड जितने भी पेपर्स हैं, हम सबको वो टीच करना पड़ता है। और चूंकि ये एक डायनामिक एनवायरनमेंट है, और जिस यूनिवर्सिटी से मैं एसोसिएटेड हूँ वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो मार्केट डिमांड के हिसाब से कोर्सेज में चेंजेस लाते हैं। सो एज एंड व्हेन जरूरत पड़ती है, तो नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस होते हैं, हमें अपने आप को अपडेट करना होता है, और साथ ही साथ उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाना भी पड़ता है। तो ये तो बहुत ही चैलेंजिंग रहता होगा। जी, और आपने को अप टू डेट रखी है। जी बिल्कुल, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। लोग समझते हैं टीचिंग फील्ड बहुत ही कंफर्टेबल फील्ड है, उसमें हमें कुछ एज सच बहुत चैलेंजिंग नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आज की मार्केट की आप बात करें, इट इज इक्वली चैलेंजिंग टू एनी अदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी अडॉप्ट करना होता होगा बच्चों को वैसे देने के लिए, वैसे टीचिंग के लिए। तो राइट, अभी के टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल एज ए प्रोफेसर, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर है, तो उस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम कह सकते हैं बहुत इजी है। तो फिर मतलब आपने एमबीए किया, फिर एचआर में किया, फिर आपने एक करियर ब्रेक लिया, राइट? तो वो टाइम बताएंगे कि वो कितना डिफिकल्ट, क्योंकि मतलब जैसा कि आप
आप शायद MIT कॉलेज में भी रह चुकी हैं, वहां पे भी आपने एज ए प्रोफेसर काम किया है। और जब आपका करियर ग्रो हो रहा हो, जब आप बहुत यंग हो और आपका करियर ग्रो हो रहा हो, और अचानक आपको पता चले कि नहीं अब मुझे मतलब बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, जिसके लिए मुझे अपना करियर ब्रेक लेना होगा, तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होगा। तो उस टाइम पे कैसे आपने खुद को मैनेज किया, मतलब इमोशनली खुद को कैसे मैनेज किया, या खुद को कैसे समझाया, जी उस चीज के लिए रेडी किया? जी, आपने एक्चुअली मेरे पुराने जख्म से रो दिए हैं। एक्चुअली हुआ यूं कि प्रायोरिटी की बात होती है, राइट। तो उस समय मेरी प्रायोरिटी, चूंकि मेरी नई नई शादी हुई थी और प्रायोरिटी ये थी कि हम हस्बैंड वाइफ साथ में रहें, क्योंकि एक फैमिली लाइफ भी हमको स्पेंड करनी है। तो उस समय हस्बैंड को लगा कि अपॉर्चुनिटी हमें नहीं छोड़नी चाहिए, और हो सकता है कि मे बी एक रिस्क फैक्टर था, क्योंकि हमने ये प्लान किया था कि शायद हमें भी वहाँ, मतलब मुझे भी वहाँ कुछ ऐसा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा वहाँ मिल जाए। इसी आइडिया से हम लोगों ने, एटलीस्ट मैंने ये सोचा कि लेट्स गो अहेड। हाँ, सो कभी कभी लाइफ में एक पॉज आता है, कभी कभी एक चैलेंज ले लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब वो 3 इयर्स का जो गैप था, मतलब जैसा कि मेरी आपसे बात थी, आपने कहा कि वो 3 साल जो थे, यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो ये एक ऐसा पॉइंट है ना, जिससे मतलब आई थिंक बहुत सारी मॉम्स जो है वो खुद को रिलेट कर पाएंगी कि वो एक टाइम होता है जब हम अपने ग्रोइंग करियर को छोड़ के एक मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एक पॉज लेते हैं। तो उस टाइम पे हमारे अंदर मतलब बहुत सारी बातें चलती हैं, राइट, बहुत सारे मतलब थॉट्स आते हैं माइंड में। तो उन चीजों से ओवरकम करना और खुद को सेल्फ मोटिवेट करना, तो आपने वो 3 इयर्स खुद को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए क्या किया और कैसे खुद? हाँ, डिफिकल्ट था। आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, यही शब्द मुझे बार बार कचोटता था, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो जैसा कि हमारी रिपैट्रिएशन थ्योरी में भी एक शब्द होता है हनीमून पीरियड। तो जब हम एज एन एक्सपैट्स बाहर गए, कनाडा में गए, इट वाज अ वेरी 1 ईयर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समय था, घूमना फिरना। हाँ, और चूंकि कनाडा एक बहुत सुंदर कंट्री है, जहां भी आप जाएं सुंदर नेचुरल ब्यूटी बहुत है। तो साल भर तो निकल गया, फिर उसके बाद लगा कि हस्बैंड चले जाते थे ऑफिस, और मेरे पास, और घर के सारे काम खत्म करने के बाद मेरे पास समय रहता था। तो मैंने सोचा कि क्या ये सही हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने एजुकेशन में बहुत बहुत मेहनत करी है। राइट, मतलब ब्राइट स्टूडेंट, मतलब इतनी सारी डिग्रियां हैं आपके पास कि मतलब ये एक सिर्फ एक ब्राइट माइंड वाले बच्चे ही ले सकते हैं। हाँ, नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट की बस की बात नहीं है। हाँ, और चूंकि तो इसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरी मदर का हमेशा ये कहना था कि आप चाहे जैसे भी सिचुएशन में हो, आप अपने आप को इस हिसाब से तैयार करिए कि आपको अपने पैरों पे खड़े होना है। तो मेरी पहली जॉब मेरे ग्रेजुएशन के बाद ही थी। तो आई वॉज जस्ट 22 जब मैंने 2,500 की एक नौकरी करी थी। तब से लगा कि नहीं, अपने पैरों पे खड़े होने का एक अलग ही चार्म है, और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो 1 साल तो बीत गया जैसे तैसे, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक हमारे पास टाइम है, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में होने की वजह से पीएचडी हमेशा दिमाग में थी कि अगर इस फील्ड में प्रोग्रेस करना है तो बिना पीएचडी के सर्वाइव करना तो मुश्किल ही है। तो वो हमेशा से दिमाग में थी, और जाने से पहले भी चूंकि मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो पीयर से काफी बातें होती थी, और उससे समझ में आता था कि मुझे पीएचडी के लिए कैसे टॉपिक ढूंढना चाहिए क्या। तो कनाडा ना बल्कि एक बहुत ही सुंदर कंट्री है, साथ ही साथ एजुकेशन को लेके भी काफी प्रोग्रेसिव कंट्री है। तो वहाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो फिर वहां से ये डाइवर्ट किया कि हो गया बहुत घूमना फिरना, अब थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो फिर लाइब्रेरी जाती थी, और नया कंट्री, नए लोग, नई भाषा। तो फिर भी
मेहनत करके जाती थी, वहां बैठती थी और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था वहां पे। 4-4, 5-5 घंटे बैठ के टॉपिक्स ढूंढना, बुक्स ढूंढना, रिसोर्सेज को यूज करना। तो ये हो गया कि नहीं तो ये हो गया कि नहीं, अब करना ही है कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि इस तरह से तो करियर आगे नहीं बढ़ेगा। और अंदर से आपके इतना जज्बा भी था कि हाँ मुझे करना है कुछ। हाँ, ये तो मोस्टली लोग गिव अप करते हैं, यार ठीक है इसकी लाइफ है। हाँ, तो वो फैक्टर नहीं था। हाँ। कभी भी वो फैक्टर नहीं रहा। शायद वो मम्मी की बातें हमेशा याद रहती थी, घूमती थी दिमाग में। नहीं, चूंकि मेरी मम्मी भी वर्किंग है, वो भी स्कूल में पढ़ाती थी, वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्कूल में पढ़ाती थी, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। तो उनका हमेशा से हम तीनों भाई बहनों के लिए यही था कि आप लोग चाहे जो भी किस सिचुएशन में रहे, आपने एजुकेशन प्रॉपर लीजिए, कंप्लीट करिए और अपने पैरों पर खड़े होइए। तो बहुत ही अच्छे से बताया मनीषा जी आपने कि आपने कैसे वहां पे 1 ईयर अपना हनीमून पीरियड मनाने के बाद आपने फिर से कैसे खुद को फिर से री रेडी किया एक नए चैलेंज के लिए। तो वहां से ही आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी पीएचडी के लिए, और आफ्टर कमिंग बैक इंडिया आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, राइट? हाँ किया, लेकिन उसके लिए भी मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमें हुआ एज एन रिपैट्रिएट, उसकी वजह से। 1 सेकेंड मनीषा जी, जैसे आपने रिपैट्रिएट एक टर्म्स यूज किया, तो ये क्या होता है एग्जैक्टली, क्या आप बताएंगी हमें? हाँ, तो जब भी कोई एम्प्लॉय जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में हैं, तो हम पेरेंट एम्प्लॉय की तरफ से जब किसी ऑनसाइट असाइनमेंट के लिए जाते हैं बाहर किसी कंट्री में, तो हम उनको एक्सपैट्रिएट्स करके टर्म करते हैं। और जब वो प्रॉपर असाइनमेंट फिनिश करके वापस से अपने पेरेंट कंपनी में आते हैं, तो उसको उनको हम रिपैट्रिएट्स करके टर्म करते हैं। तो हम पहले एक्सपैट्रिएट थे, हम दोनों बाहर गए थे असाइनमेंट को कंप्लीट करने, और असाइनमेंट कंप्लीट करके हम वापस आए, तो हम रिपैट्रिएट्स हुए। तो एज अ रिपैट्रिएट्स हम लोगों को वो 3 साल हमें लगा कि हम किसी और दुनिया से आए हैं। आने के बाद हमें हमारा इंडिया नहीं लग रहा था। बहुत सी चीजें ऐसा लग रहा था बहुत बदल गई हैं, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। तो जहां मैं छोड़ के गई थी वहां मुझे वापस अपना शहर, अपना देश नहीं मिला। तो उसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। कौन सी यूनिवर्सिटी, कैसे अप्रोच किया जाए, घर कहाँ रहे, हम कहाँ रहे। फिर चूंकि हस्बैंड आईटी इंडस्ट्री में थे, तो उनको भी बहुत डिफिकल्टी हुई, क्योंकि एक इकोनॉमिकली हम लोग काफी डिफरेंट लेवल पे आ गए थे। तो सडनली ऐसा लगा कि जैसे कि ये तो वो है ही नहीं जिसके लिए हम वापस आए थे। तो सोचा कि क्या फिर से वापस जाएं या यही रहे। तो इसी डिलेमा में हमारा काफी टाइम, लगभग साल 1.5 साल इसी में लग गया। फिर हमारे एक पुराने कलीग्स से हमारी मुलाकात हुई सडनली ऐसे ही ऑन द रोड, और उनसे पता चला कि वो फलाना जगह से पीएचडी कर रही थी। तो फिर मैंने भी सर्च शुरू किया, मैंने भी जॉब ढूंढनी शुरू करी कि चूंकि मैं ऑलरेडी, मेरे पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस था। तो उस बेसिस पे मैंने नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर रीजन में जॉब ढूंढनी शुरू करी। बट वो ब्रेक की वजह से मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई अलग एक ब्रेक मिलने में। तो मैंने मिनिमम सैलरी पे फिर मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पर एमबीए भी था पढ़ाने के लिए मैंने फिर ज्वाइन किया। फिर तो मनीषा, जैसे आपने कहा कि जब आप वहाँ कनाडा से जब आप वापस इंडिया आई, तो मतलब काफी आपको अपना वो शहर, अपना वो देश नहीं लग रहा था। तो वो चीज आप थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे कि किस टर्म्स में, मतलब लाइक प्रोग्रेसिव टर्म में, या फिर जैसे कि वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा था, फिर इंडिया आपको थोड़ा सा कम लगा। तो इस लेवल पे थोड़ा सा आप इसको स्पेसिफाई करेंगी कि किस टर्म्स में आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि वहां पे जितना हमारी सैलरी थी वो हमारे लिए प्लस थी। मतलब हम लैविशली रह रहे थे उसमें। और
बाकी चीजों की हमें चिंता नहीं करनी पड़ती थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, सिलेंडर है नहीं है, इन सब चीजों की बस टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है, और सिक्योरिटी है नहीं है, डर है नहीं है, इन सब चीजों का हम बल्कि वहां पे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे भी चले जाते थे बड़े आराम से, हमें किसी चीज का डर नहीं था। ओके। तो 3 साल में हम लोग थोड़ा उस तरीके से अडॉप्ट हो गए थे वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। और जब वापस आए तो और सीधा गाजियाबाद लैंड करें तो हाँ मैं समझ सकती हूँ। तो गाजियाबाद शहर हम सभी को पता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ pollution, in terms language of also, language, in terms of lifestyle, बहुत डिफरेंस था। तो हाँ, थोड़ा शॉक हम लोग भी हो गए थे कि हम तो इसी कंट्री को बिलोंग करते हैं, हमारे लिए इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, राइट। वो एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब आप मतलब थोड़ा सा आप उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हो। तो मनीषा जी, कोई आपने एक नई जॉब ली और आपने फिर पीएचडी के लिए मतलब अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो फाइनली आपने पीएचडी में एनरोल किया। तो आपका टॉपिक क्या था, पीएचडी का टॉपिक क्या था आपका? तो एक्चुअली मैंने आईमा एएमयू का एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम होता है। आईमा इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन और एएमयू हम सभी को पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे 1 मंथ का कोर्स वर्क होता है जो आईमा से हमें करना होता है, और उसके बाद हमारा सब कुछ एएमयू को ट्रांसफर हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस, वापस आने का एक्सपीरियंस, रिपैट्रिएट होने का एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि और चूंकि ये एचआर से रिलेटेड इश्यू था, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि क्या ये मेरे पीएचडी का टॉपिक बन सकता है। तो बस एक क्वेश्चन मार्क था। तो फिर उसके बाद जो हमें गाइड अलॉट हुए, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी, डॉक्टर फिजा तबस्सुम, जिन्होंने मतलब मेरे लिए तो मेरी लाइफ टर्न कर दी थी, क्योंकि उनके गाइडेंस के बिना शायद और उनकी सपोर्ट के बिना तो शायद ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और उस बीच थोड़े से ट्रांसफर्स भी हुए। आई मीन हस्बैंड बैंगलोर आ गए, प्रोग्राम मेरा वहीं था, तो कम्यूट करना पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था तो कम्यूट करना पड़ता था। तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। तो मैंने ये डिस्कस किया उनसे ये एरिया कि क्या मैम क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इस टॉपिक, चूंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मुझे नहीं पता कि इसको हम एज अ रिसर्च टॉपिक ले सकते हैं कि नहीं ले। तो उनके सजेशन के हिसाब से आप बिल्कुल उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने कहा आप थोड़ा रिसर्च करिए, देखिए कि ऑलरेडी इस पे कितना काम हो चुका है। उनको चूंकि वो ऑलरेडी एक प्रोफेसर हैं और उनको इस प्रोफाइल में बहुत साल हो गए हैं, तो उनको आइडिया था कि हाँ इस पे काम हो सकता है। लेकिन वो चाहती थी कि मैं इनिशिएटिव लूं, मैं ढूंढ के आऊं कि क्योंकि पीएचडी मेरी है तो अल्टीमेटली मुझे जर्नी करनी है। तो उनके हिसाब से ये था कि आप करिए, आप देखिए कि ये फिजिबल होगा कि नहीं होगा, डेटा कहाँ से मिलेगा, सर्च कहाँ करोगे, अगर प्राइमरी डेटा पे बेस्ड है आपकी स्टडी, तो इतने रिपैट्रिएट्स कहाँ से ढूंढ के लाओगे। तो मैंने कहा मैम अगर सिर्फ डेटा की बात है तो जो है, और ये मैं आपको बता रही हूँ 10 साल पहले की बात, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तब हमें एक रिसर्च पेपर के लिए लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था। ये उस समय की बात है। तो मैंने उनसे कहा कि मैम आप डेटा की चिंता मत करिए, डेटा में कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगी, लेकिन अगर हो सके तो मुझे इस टॉपिक पे काम करने दीजिए। तो उन्होंने मेरा पैशन देखा, उन्होंने सोचा कि अगर ये इतनी पैशनेट है तो डेफिनेटली इसको सेल थ्रू कर लेगी, तो शायद उनके दिमाग में ये बात रही होगी। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है लेट्स गो अहेड। टाइम लगा, 2 बार में मेरी सिनॉप्सिस एक्सेप्ट हुई, क्योंकि पहली बार में इसी बात पे कि डेटा आप कहाँ से लाएंगी, इस बात पे मेरा सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो गई थी। तो जब मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं मैम मेरे पास है डेटा, मैं लाऊंगी कहीं से, और मैं ऐसे सिटी में इस समय हूँ जहाँ पे हर दूसरा आदमी आईटी एम्प्लॉय है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा डेटा को लाना, तो मैं ले आऊंगी।
तो उनको कन्विंस करने के बाद ही हमने इस टॉपिक पे आगे काम बहुत ही अच्छा मनीषा जी। मतलब तो एक तरह से देखा जाए तो जो आपने वो 3 इयर्स का बैक 3 इयर्स का जो पॉज लिया था वो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट बना। Exactly. ये रिसर्च टॉपिक, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया एक्चुअली वो कि वो आपको एक रिसर्च टॉपिक मिल गया। तो बहुत ही अच्छा रहा मनीषा जी, आपने ये सारी बातें बताई। तो आपने एमबीए भी किया, आप फिर एचआर से भी रही, फिर आप तो फिर बाद में आपने पीएचडी भी किया। तो आपने प्रोफेसर लाइन मतलब एकेडमिक लाइन को ही क्यों चूज किया? क्योंकि उसमें तो आईटी बूम हो रहा था और आपके हस्बैंड भी आईटी फील्ड में थे, तो आपने आईटी को एज ए करियर क्यों नहीं चूज किया? मतलब कुछ रीजन रहा? डेफिनेटली इसके पीछे, मेरा ये डिसीजन लेने के पीछे 2 रीजंस रहे हैं। पहला मेजर रीजन ये है कि मेरे घर में ज्यादातर टीचर्स हैं। मेरी मदर टीचर हैं, मेरे सिस्टर इन लॉ जब इस दुनिया में नहीं है वो भी टीचर हैं थी, और मेरी सिस्टर, खुद की अपनी सिस्टर, वो भी टीचर हैं। तो अपने आसपास मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो एकेडमिक्स में थे। और दूसरा ये रीजन था कि ये एक एविडेंट था कि अगर हम इस प्रोफेशन में हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर में पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल, डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होता। आज के जमाने में हो जाता क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अब डेवलप हो गया है थैंक्स टू कोविड, जिसके वजह से एक फैक्टर हो गया कि हाँ लोग घर से भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता, यही सोच के कि शायद मैं घर और प्रोफेशन दोनों को मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपने आईटी की जगह एकेडमिक चूज किया कि वो शायद ज्यादा इजी होगा, राइट? हाँ, क्योंकि 10 इयर्स बैक इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। अभी वर्क फ्रॉम होम, लैपटॉप सारी चीज, पहले तो लैपटॉप भी नहीं मिलते थे। एग्जैक्टली, या राइट, आपको मैट लीव भी इतना नहीं मिलता था 10 इयर्स बैक। सही है, बिल्कुल। तो आपकी बेटी कहाँ बॉर्न हुई फिर? मेरी बेटी बैंगलोर में ही बॉर्न हुई है, 2018 में बॉर्न हुई है। और इनके बॉर्न होने के बाद भी मैंने एक और ब्रेक लिया क्योंकि मुझे लगा, जब चूंकि ये काफी समय के बाद हुई थी, तो ये था कि मुझे पूरा टाइमिंग इसको देना है। और मेरा ये मानना है कि जब बच्चे को सबसे ज्यादा माँ की जरूरत होती है तो माँ को उनके पास होना चाहिए। ये बात तो मुझे लगा कि मेरे लिए वही प्रायोरिटी की बात, राइट, अब मेरे लिए ये प्रायोरिटी थी। तो मैंने फिर सोचा कि, और चूंकि मैं एकेडमिक में हूँ तो इतना डिफिकल्ट नहीं है रीस्टार्ट करना करियर को, क्योंकि एकेडमिक्स इतना भी वॉलेटाइल नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती, और आपका तो एक्सपीरियंस भी इतना ज्यादा, आप इतनी ब्राइट स्टूडेंट, इतने सारी डिग्रियां और इतना सारा नॉलेज, मतलब हाँ, इस एक तरह से वो क्वेश्चन तैयार किया। क्वेश्चन इसीलिए तैयार किया कि कल को अगर मुझे ब्रेक लेना पड़ा तो शायद ये एज अ बैकअप मेरे लिए काम कर लेगा। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा रिज्यूमे कहीं जाए और कोई ये बोले कि नहीं आपके पास ये नहीं है, इस वजह से हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो ये कोशिश रही है। तो इसीलिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी एकेडमिक की, जैसे कि आपके पास पीएचडी होना चाहिए, आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपको पेपर्स होने चाहिए, आपके पास रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी फील्ड की एकेडमिक्स में। तो जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट आती जाती है और पता चलती जाती है, उनको फुलफिल करते करना ही हमारा काम रहा है हमेशा। तो नेट भी मैंने 2013 में नेट भी क्वालिफाई किया था। तो जब ये हुई, डॉटर हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, अब इस समय थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। जब ये स्कूल जाने लगे या कहीं मैं दिमागी तौर से मैं कंफर्म रहूं कि हाँ मेरी बेटी अब अपने आप को थोड़ा मैनेज कर लेगी, तब मैंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया आपने। और ये बहुत जरूरी भी होता है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। आपने 15 इयर्स पूरा एजुकेशन को दिया है इस एकेडमिक में, तो आप बताएंगे कि इस बीच में किस टाइप के चेंजेस आपने देखे हैं, जो ये आपका 15 इयर्स का ड्यूरेशन है? बहुत चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस है। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली क्लास ली थी कानपुर में, महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर जो कानपुर को बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, तो मैंने अपना पहला लेक्चर बोर्ड पे लिया था, जहाँ हम चौक से लिखा करते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में चौक से, और एमबीए डिपार्टमेंट में चौक से लिखा करते थे।
और OHP प्रोजेक्टर्स हुआ करते थे उस समय। तब से लेकर आज तक अब हम स्मार्ट स्क्रीन में लेते हैं क्लासेस। अब हम लोग स्लाइड्स गामा में बनाते हैं, AI में बनाते हैं। तो बहुत बहुत चेंजेस आए हैं, जिसके हिसाब से मतलब हमें भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। अगर हम अपग्रेड नहीं करते हैं तो हम स्टूडेंट्स के सामने फूल लगते हैं, बेवकूफ लगते हैं हम उनके सामने, क्योंकि वो हमारी गलतियां बहुत आसानी से पॉइंट आउट कर लेते हैं, बहुत आसानी से। और जिसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और मैं अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाती हूँ, तो ये उनकी एक टर्बुलेंट एज होती है 18-19 साल की, जब वो बहुत इंक्विजिटिव माइंड के होते हैं और बहुत एनर्जी लेवल उनका बहुत हाई होता है, और बस स्कूल से निकले हुए होते हैं और उनको लगता सारी दुनिया हमारी है। तो उनकी एटीट्यूड को हैंडल करना, उनकी एनर्जी लेवल को हैंडल करना, और जैसे ही कोई क्वेरी पूछना, क्वेश्चन पूछना, तुरंत AI खोल के जवाब दे देना, और क्वेश्चन AI से पूछना और हमसे पूछना, और हमारी नॉलेज को टेस्ट करना है, ये एक रियलिटी बन गई है। तो कहीं ना कहीं हमको ये प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं, हम इस इंडस्ट्री में हैं, काफी सालों से हैं, और हमें आपसे थोड़ा ज्यादा पता है। हम सिर्फ एक बुक से डिफरेंट है। आपने वो बुक नहीं पढ़ी, हमने वो बुक पढ़ी है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज किया है, और फिर से ये बात दोहरा रही हूँ कि ये एक डायनामिक एनवायरनमेंट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो मार्केट के हिसाब से उनको कोर्सेज चेंज करने पड़ते हैं। तो जैसे मेरा HRM हमेशा से, मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमेशा से मेरा सब्जेक्ट रहा है, और कभी भी आप तो ये है कि रात में भी कोई उठ के बैठा के पूछ ले तो आराम से लेक्चर दे दोगे 2 घंटे वो भी हो जाता है। लेकिन अब पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अब यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी को मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पे थ्योरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है। तो हम थ्योरी के नाम पे हम सिर्फ उनको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, और लिटरेचर अगर जरूरत है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं जरूरत है तो आप जैसे आप समझे। तो हम मोर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड, हम एजुकेशन एक्टिविटी बेस्ड हो गई है। तो उस एक्टिविटी को इनोवेटिवनेस, क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं कि जिनमें अटेंशन स्पैन बहुत कम है, राइट। तो मतलब आप उनको 15 मिनट से ज्यादा आप उनको नहीं बिठा सकते हैं, और आप उनका अटेंशन नहीं ग्रैस्प कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है इनको एंगेज करने का कि इनको आप इन्वॉल्व करिए, और इन्वॉल्व करने के लिए हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का तरीका अपनाना पड़ता था, जो कि हम 10 years बैक हम रेयरली, मे बी 6 months में एक बार या 3 months में एक बार हम एक एक्टिविटी लेते थे, और अब ऐसा है कि हमें ऑलमोस्ट एवरी डे हम एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं, राइट। तो हेल लॉट ऑफ अ चेंज, बहुत चेंज आया है एजुकेशन में, सब्जेक्ट एरियाज में, डिलीवरी में, जो हमारे स्टूडेंट्स लेवल है उसमें, और टेक्नोलॉजी में इसमें बहुत चेंजेस हैं। तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया मनीषा जी कि क्या चेंजेस आए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इट्स फॉर द बेटर, लाइक इट्स इन अ गुड वे और अ बैड वे और द मिक्स, हाउ डू यू थिंक? टेक्नोलॉजी, स्पेशली AI अगर हम बात करें, तो हम AI को एज एन असिस्टेंट हमें यूज करना चाहिए, राइट। हम AI पे बेस होके सारा काम नहीं कर सकते हैं। हम ये सोचें कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, तो मैंने अपनी बेटी का होमवर्क ChatGPT में डाला कन्नड़ा का, और मैंने पूछा कि इसका आंसर क्या होगा। ChatGPT ने कहा ये गुजराती में लिखा हुआ है, गुजराती की ये है। तो ChatGPT भी गलत हो सकती है, हाँ, राइट। तो हम AI को एज एन असिस्टेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन हम AI पे डिपेंड नहीं हो सकते। तो बहुत ही अच्छा बताया। और आई थिंक फ्रेंड्स, आप मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ AI इज इम्पैक्टिंग द चाइल्ड माइंड। सो आप वो वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे AI बच्चों के दिमाग पे अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, और उसकी वजह से बच्चे कितने बुरी तरीके से
इफेक्ट हो रहे हैं। तो आप मनीषा जी ये बताएंगे कि जो एआई के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं, और आप जैसे बताइए कि आजकल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है, तो ये चीजें मतलब कितनी रियल है, और आपको लगता है कि हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए इन चीजों को? नहीं, हम नहीं करना। बच्चे यूज करेंगे, स्टूडेंट्स यूज करेंगे और हर चीज के लिए यूज करेंगे। तो हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करके इसके आगे क्या एक्शन होना चाहिए वो हमें सोचना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्ट हम नहीं कर सकते हैं, बट हम एक लिमिटेशन लगा सकते हैं। तो वो लिमिटेशन किस हद तक होना चाहिए? मतलब जैसे कि आप कॉलेज में हैं, तो एज ए प्रोफेसर आप वो लिमिटेशन किस हद तक लगाएंगे, या फिर स्कूल्स में बच्चों के लिए किस हद तक हम वो लिमिटेशन लगा सकते हैं? तो इस पे है क्या आपके माइंड में कुछ ऐसा कि हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, या उसके लिए कुछ एक्शन प्लान है कि जो एज ए प्रोफेसर आपके साथ और भी आपके कलीग्स होंगे जो आप आपस में डिस्कस करते हो कि इन चीजों पे हम इस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लिमिट में ला सकते हैं? इस पे हमेशा हमारे डेलिब्रेशंस होते हैं, क्योंकि एक पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी है जो एआई से परेशान है। परेशान इन द सेंस मतलब हमारे लिए अब ऑप्शंस कम हो गए हैं, क्योंकि हम कोई भी असाइनमेंट देते हैं, हम कुछ भी हमारे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट असाइनमेंट्स होते हैं, तो हर सब्जेक्ट के 3 असाइनमेंट्स विद इन 6 मंथ्स उनको करने होते हैं। तो हम कुछ भी असाइनमेंट देते हैं वो तुरंत चैट जीपीटी पे डालते हैं, विद इन सेकेंड्स उनके पास रिजल्ट आ जाते हैं, और हमको उनको एवेल्युएट करके, और लगभग सभी बच्चा कर रहा है, सभी कर रहे हैं। तो अब ये हुआ है कि हमें पता है कि इस असाइनमेंट के लिए ये स्टूडेंट चैट जीपीटी यूज करेगा, तो हमें किस तरह का असाइनमेंट देना चाहिए कि चैट जीपीटी मिनिमम यूज में हो, या ऐसे असाइनमेंट जहां पे वी हैव टू थिंक बियॉन्ड इट, बियॉन्ड द चैट। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्टर कि फैक्ट जब तक एआई है, जब तक एआई के ऊपर कुछ और नहीं आ जाता, तब तक जब तक वो फ्री है, अवेलेबल है, लोग यूज करेंगे। इनफैक्ट हम लोग भी यूज करते हैं, यूज करते हैं, और हम भी यूज करते हैं। मार्केट में ऐसी चीजें आने वाली हैं जो एआई से भी बहुत बड़ी हैं, और जो कह रहे हैं कि अगर वो मार्केट में आएगी तो उसके सामने चैट जीपीटी बच्चा लगेगा। तो यू कैन इमेजिन कि उस टाइम पे फिर क्या होगा। तो इन चीजों पे मतलब मेरा तो यही कहना है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि इन चीजों में कैसे चीजों को रेस्ट्रिक्ट करें या कैसे लिमिट में लाएं, क्योंकि इसका बहुत ही बैडली इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये हमारे ऊपर इतना नहीं पड़ेगा जो कि हमारी आने वाली जनरेशन है, इसके ऊपर इसका बहुत ही बड़ा बैड इफेक्ट पड़ने वाला है, उनके माइंड डेवलपमेंट में। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को किल कर देता है। राइट। जैसे कि पहले जब हमें पता है कि हमें चैट जीपीटी नहीं था, हमारे पास एआई नहीं था, तो हम अपना दिमाग लगाते थे, लोगों से पूछते थे, करते थे, और थोड़ा सर्च करते थे, थोड़ी मेहनत करते थे, जो कि आज की जनरेशन नहीं कर रही है। आज क्या है, बच्चा एक कमरे में एक फोन के साथ बस उसकी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता है वो। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब हम अपने लिए नहीं, हमें अपने आने वाली जनरेशन के बारे में ऐसे सोचना है, और उनके लिए हमें इन चीजों पे कुछ तो लिमिटेशन लगानी है, क्योंकि आज 5 साल का बच्चा भी फोन से सब कुछ करता है। बिना फोन के बगैर वो खाना भी नहीं खाता। जैसे ये सारी तो करियर और एआई और मतलब नॉर्मल ऐसी मतलब जर्नी होगी। एज ए मदरहुड, जो कि हमारा मेन टॉपिक है हमारे पॉडकास्ट का, तो एज ए मदरहुड आपके लाइफ में क्या चेंजेज है, और फिर मतलब आफ्टर योर डॉटर क्या आपका जो एकेडमिक यानी जो आपके पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग का मेथड है, उसमें कुछ चेंजेज आए? आप मेरे दिमाग में घुस गई हैं एक्चुअली। ये होता है और ये हुआ है, और ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि मेरी बेटी के होने के पहले मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थी। मतलब लोगों ने मुझे अमरीशपुरी कहना शुरू कर दिया था। डिपार्टमेंट की अमरीशपुरी कहलाती थी मैं, और मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी टुवर्ड्स, मतलब मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती थी इनडिसिप्लिन या इनकम्प्लीटनेस, किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। लेकिन मेरी डॉटर होने के बाद कहीं ना कहीं मेरे बिहेवियर में बहुत मेलो डाउन हुआ है। जब मैं अपने पुराने लोगों से मिली, जिनसे मतलब बिफोर माय डॉटर जिनके साथ में काम करती थी, इनफैक्ट मैंने कुछ दिन उन लोगों के साथ काम भी किया था,
तो वो मुझे बार बार पोक करते थे कि वी वांट टू सी द अर्लियर डॉक्टर मनीषा, अर्लियर डॉक्टर मनीषा। आई सेड इट्स नॉट पॉसिबल। वो मेरे अंदर से आ ही नहीं रहा है। वो कहीं ना कहीं एक मदरहुड, मदरली नेचर टुवर्ड्स हैंडलिंग स्टूडेंट्स को जब देखती हूँ तो समझ ऐसा पता नहीं कहीं से, आई थिंक आप उनको और अच्छे से समझ पाती हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं ऐसे कर रहे हैं, शायद कोई वजह होगी, शायद इस वजह से वो लेट आ रहे हैं या असाइनमेंट नहीं कर पाए हैं, थोड़ा टाइम दे देती हूँ उनको, शायद और अच्छे से कर लें। तो कहीं ना कहीं वो बिहेवियर में बहुत मेलो डाउन हुआ है। अब मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि वो पहले वाली डॉक्टर सक्सेना नहीं रही जो आफ्टर मदरहुड। हाँ, और ये लोगों ने भी ऑब्जर्व किया। ये होता ही है, मतलब आफ्टर मदरहुड मतलब आपकी लाइफ में एक अलग बहुत ही बड़ा चेंज आता है। इमोशनली, फिजिकली जो आता है वो तो अलग बात है, इमोशनली बहुत बड़ा चेंज आता है। बहुत ज्यादा चेंज आता है, स्पेशली व्हेन इट इज अ गर्ल, आई मीन इट्स डॉटर एंड इट्स अ गर्ल चाइल्ड, तब आप बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनल रहते हो। राइट। तो मतलब आपको क्या लगता है कि एज ए डॉटर, मतलब आज के समाज में एक लड़की को बड़ा करना और उसे इंडिपेंडेंट बनाना, तो इस पे आपकी एक पेरेंटिंग फिलॉसफी क्या हो सकती है? देखिए, मैं कभी भी इस चीज को नहीं लेके चलती हूँ दैट आई एम अ मदर ऑफ अ डॉटर। वो मेरे लिए मेरा बच्चा है। अब बीइंग डॉटर, मुझे वी आर लकी दैट वी आर इन सिटी लाइक बैंगलोर, जहाँ पे लोगों की सोच समझ थोड़ी सी एडवांस है। तो मैं ये डिफरेंशिएट करना ही नहीं चाहती हूँ कि वो एक डॉटर है और मुझे उस तरह से उसको अपब्रिंगिंग देनी है। एक नॉर्मल चाइल्ड को जैसे हमें अपब्रिंगिंग देनी चाहिए वैसे ही देती हूँ मैं उसे, चाहे उनकी उसके एजुकेशन पे हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे हो, किसी भी एक्टिविटीज पे हो, उनको मैं इक्वली एक्सप्लोर करने को देती हूँ। कुछ एक पेरेंटिंग टिप्स कुछ ऐसा जो आपने अपने बच्चे के लिए अपनाया और आपको लगता है कि हाँ शायद हर एक मॉम के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है? कोई बी विद देम, उनके साथ रहिए, जब चाहे वो सोते समय हो या खाते समय हो या टीवी देख रहे हो, मम्मी कार्टून देख रही है तो मम्मी भी थोड़ी देर बैठ के देख सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, शी नीड्स यू। आई मीन चाहे वो टीवी ही देख रही हो, आपको लग रहा होगा वो टीवी देख रही, ठीक है तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, लेकिन अगर आप वो 10 मिनट भी बैठ के आप उसके साथ कार्टून देखो, डिस्कस करो, स्पेशली आज के जमाने जब हमारी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जब उनके पास दादी दादा या ज्यादा सिबलिंग्स नहीं है, जब जहाँ पे खाली पेरेंट्स और किड्स हैं, तो वहां पे हम थोड़ा ज्यादा टाइम उनके साथ अगर स्पेंड कर सके तो रियली मेक्स। लगा ये टॉपिक पे आपसे बात करके, ये सारी तो बातें होती रहेंगी। आप ये बताइए कि जैसा कि मेरे को पता है कि आप बहुत अच्छी सिंगर भी हो, हाँ आपको बहुत अच्छे से बंगाली आती है और आप बंगाली में भी गाना गाते हो, आप बहुत अच्छे स्विमर भी हो, निटिंग भी आप करते हो अपार्ट फ्रॉम दिस एकेडमिक और ये जॉब। तो आप बताइए अपनी हॉबीज के बारे में बताइए जरा। हॉबी तो डेफिनेटली हमें रखनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे स्ट्रेस लेवल को हैंडल करने में बहुत हेल्प करती है। तो जहाँ तक मेरी हॉबीज की बात है, हाँ स्विमर तो मैं थी बचपन से, मैं जब 4 साल की थी तब से मैं स्विमिंग करती थी। और खैर ओवर द इयर्स थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हुए जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी, लेकिन वंस अ स्विमर इज ऑलवेज अ स्विमर। तो स्विमिंग तो डेफिनेटली, और सिंगिंग तो इस हिसाब से हुआ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो उन्हें जब कोई डुएट सॉन्ग के लिए कोई लीड सिंगर चाहिए होती थी तो हमें ढूंढना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि आवाज तो है ठीक है लेकिन थोड़ा उनको थोड़ा सुर में डालने की जरूरत है। तो बस मैं हस्बैंड को साथ देती हूँ, लेकिन जब धीरे धीरे हमने कराओके पे गाना शुरू किया तो मुझे भी लगा कि ये हमको, मतलब हम कितने भी थके हुए रहते हैं, हमारा एक वीकेंड पे एक टारगेट होता है कि हम 1 घंटे का कराओके हम करेंगे, लेकिन वो कभी भी 1 घंटा नहीं होता है क्योंकि वो गाने इतने सुंदर बने हैं, पुराने जमाने के गाने, तो वो करते करते 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं हमको पता नहीं चलता है। तो और डेफिनेटली ये वीकेंड पे हमारे पूरे वीक के जो स्ट्रेस होता है लेवल को हैंडल करने में हमें हेल्प करता है। और निटिंग मेरा, क्रोशिंग बेसिकली मेरा बहुत
हम स्कूल्स में जब थे तो हमें क्रोशेस का क्लासेस होती थी। तो जब मेरे पास समय था तब मैंने सोचा कि क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि किसी चीज को अपने सामने बनते हुए देखना और उसको एक पूरा शेप देना, वो अपने आप में कहीं एक फुलफिलमेंट का, सेटिस्फैक्शन का फैक्टर देता है आपको। तो कहा आप एक नॉट से शुरू करते हैं और कब वो एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है शॉल का या मैट का, तो वो एक सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं आपको देता है। तो इसलिए मैं डेफिनेटली क्रोशिंग भी करती हूँ, और जब समय मिलता है, अब तो खैर बहुत कम समय मिलता है, लेकिन जब समय मिलता है और जब किसी को गिफ्ट देना होता है, किसी अपने को जिसको मैं जानती हूँ उसको कि कोई मटेरियल गिफ्ट उसको पसंद नहीं आएगा, तब मैं अपने हाथ से इन चीजों को बना के उनको गिफ्ट करती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात। तो आप दिखाएंगे क्या कि आपने कुछ अपने हैंडमेड क्रोशे जो भी किए हुए हैं? मैंने शॉल क्रोशे किया था जब मेरी बेटी छोटी थी और मैंने ब्रेक लिया था, तो हम कोई भी समय को जाया नहीं जाने देते। तो ये क्रोशे मैंने तब किया जब वो बहुत छोटी थी। उसको वो जानती हैं आप, जब बच्चे छोटे तो सोते ज्यादा है, तो जब वो सो जाया करती थी तो मैं ये निट करती थी। बहुत ही सुंदर बनाया आपने। इतना टैलेंट भरा हुआ है आपके अंदर। नहीं, ये सब चीजें हैं, सबके पास होती हैं, बस हम भूल जाते हैं उनको रिकवर। अच्छा लगा मनीषा जी बात करके आपसे, बट वही है, आपको भी बातें करना पसंद है, मुझे भी बातें करना पसंद है, बट बहुत लंबा हमारा पॉडकास्ट चला जाएगा। लास्ट की तरफ मूव करते हैं, अपने पॉडकास्ट को खत्म करने की तरफ। तो आप ये बताइए, आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते? मेरा एक ही मैसेज है कि बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर करियर। हम अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन प्रायोरिटीज को डिसाइड करने में और घर गृहस्थी को देखने में हम अपना करियर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे और खोल देता है भगवान। तो आप ये सोच के चलिए कि अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप में एक विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। तो कभी भी करियर में ब्रेक आए तो ये ना सोचिए कि मैं इसे दोबारा रिवाइव कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। There is always a second। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मनीषा जी ने कितनी अच्छी बातें बताई और कितनी सुंदर इनकी जर्नी रही। इन्होंने हर टाइम खुद को मोटिवेट किया और हमेशा खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो आप इनकी कहानी से खुद को रिलेट करिए, और आप भी अपनी लाइफ में कभी किसी वजह से अगर आपने ब्रेक लिया है या अपने करियर को पॉज दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप रीस्टार्ट नहीं कर सकते। आप खुद को मोटिवेट करिए और आगे बढ़िए। बहुत ही अच्छा लगा मनीषा जी आपसे बात करके, और हमारे सोलफुल मॉम्स की तरफ से आप लिए छोटा सा गिफ्ट है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीषा की कहानी एक सिंपल मैसेज देती है, करियर ब्रेक हो या लाइफ की डिटॉर, अगर पैशन जिंदा है तो कम बैक हमेशा होता है। अगर आपको ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी तो सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमेशा जुड़े रहिए सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया से ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड बी सोलफुल।